आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने दो काम करने हैं। क्या? एक क्वेश्चंस जो कि हमारे कल वाले लेक्चर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, केस स्टडीज को डिस्कस करना है, हर लेक्चर पे करते हैं ना। हाँ जी। तो और इसके अलावा एमसीक्यूज इस चैप्टर एंड के। इसमें फ्रेश कंसेप्ट तो यूं समझ लीजिए कि कोई नहीं होगा, लेकिन हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी एमसीक्यूज की अटेम्प्ट के दौरान में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास पेपर डिस्कशन लेक्चर 11 की। Abid, Sajid and Amjad agreed to divide the cash obtained by tax refund on the basis of fake documents. Fake document अहम लफ्ज़ है जो हमें क्या बता रहा है, फ्रॉड कर रहे हैं। They also agreed to invest the amount in the business of Abid for mutual benefits for a year. उन्होंने कहा जो फ्रॉड करने से जो पैसे आएंगे वो आबिद के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। After a year when Sajid and Amjad demanded their share, Abid refused to pay. जब उन्होंने पैसे कहा मांगे, भाई साल के बाद पैसे तुम्हारे बढ़ गए होंगे, पैसे मांगे, आबिद ने मना कर दिया। Can Sajid and Amjad recover their share from Abid? रीजन क्यों? पहली चीज मुझे ये बताइए, ये एग्रीमेंट जो हुआ था टैक्स रिफंड वाला, ये कौन सा एग्रीमेंट था? वाइड। और वाइड भी कौन सा? फ्रॉड वाला, इलीगल। इलीगल में तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट भी नहीं होता। अब इसके बाद जो फर्दर आगे एग्रीमेंट हुआ कि जो पैसे आएंगे वो इन्वेस्ट किए जाएंगे, ये कौन सा था? ये कोलैटरल था। कोलैटरल था। तो मेन एग्रीमेंट अगर वाइड तो कोलैटरल भी वाइड। तो क्या पैसे रिकवर करवा सकते हैं साजिद अमजद? नहीं करवा सकते। नेक्स्ट 26, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। बताना है वैलिड है कि नहीं, और सिर्फ यही नहीं बताना, रीजन भी बतानी है। ठीक है, यानी वो एग्जांपल बतानी है जिसकी वजह से ये वाइड हुआ। ए, कादिर फेल्स टू पे हिज लोन एंड हिज हाउस इज ऑक्शन्ड फॉर रिकवरी। अकॉर्डिंग टू द लॉ द डिफॉल्टर कादिर इज प्रोहिबिटेड टू बिड, सो ही अपॉइंट्स एन एजेंट टू बिड फॉर हिम एंड लेटर ट्रांसफर द हाउस। एक घर नीलाम हुआ, उसे पता था मैं खुद तो नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता, उसने किसी को अपना एजेंट बना के कहा तुम नीलामी में हिस्सा लो, बाद में जो घर होगा मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देना। वाइड क्यों वाइड जी? ये एग्रीमेंट ये लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉ मना करता है। ठीक है, ये लॉ के अगेंस्ट है, इसीलिए वाइड। एक इलीगल एग्रीमेंट है, वाइड है। बी, आबिद, ये पता चल गया ना इलीगल है, कहां किस तरफ से पता चला? अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज प्रोहिबिटेड से। बी, Abid, Sajid and Amjad entered into an agreement of the division among them of gains acquired by them by fraud. Fraud, wide agreement है। रीजन क्या है? अनलॉफुल है, अनलॉफुल है। ठीक है, टू डिफ्रॉड अदर्स इज अनलॉफुल एक्ट। सी, Abid promised to pay rupees 100,000 to Sajid on agreeing to publish a defamatory article against Arsalan. Abid ने हाँ डिफेम करना किसी को, पर्सनल इंजरी प्रोवाइड करना किसी पर्सन को, एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट वाइड। ये देखें, अगर आपके पास बेहतर एग्जांपल है ना तो आप वो लिखें। बेहतर एग्जांपल इसमें इंजरी वाली है या इमोरल वाली है? इंजरी वाली। तो मेरा ख्याल है मेरी साइड पे आना चाहिए। डी, ए मैरिड वुमन वाज गिवन मनी टू ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड टू मैरी द लेंडर, लेटर द वुमन रिफ्यूज टू टेक डिवोर्स। जी, वाइड। रीजन बताइए। अनलॉफुल है। कैसे? अच्छा, एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इमोरल एक्टिविटी? अच्छा, मेरे ज़हन में वैसे इमोरल आया था, आपके ख्याल में अगर एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो ठीक है, वो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे हाँ इमोरल एक्टिविटी लग रही थी। ई, अंजुम हु नोज दैट कंवर हैज स्टोलन गुड्स अमाउंटिंग टू ₹500,000 रिसीव्स ₹100,000 फ्रॉम कवर इन कंसिडरेशन ऑफ नॉट एक्सपोजिंग हिम। वाइड। रीजन क्या है? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। लिख लेंगे ये लफ्ज? मुझे नहीं लगता ज़बानी लिख पाएंगे, लिख लेंगे। चले, अच्छी बात है, हाँ कोशिश कीजिएगा। आसिफ स्टोल क्या? आसिफ इतना जोर क्यों दिया? मैं पढ़ रहा हूं ना। आसिफ स्टोल कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम द एबीसी स्टोर। बासित द ओनर ऑफ स्टोर इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ओनर था, उसने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की। आसिफ कॉन्टैक्टेड बासित विद एन ऑफर टू रिटर्न द स्टोलन कैश एंड मर्चेंडाइज इफ बासित विथड्रॉज द सूट। बासित एक्सेप्टेड द ऑफर। इज इट ए वैलिड एग्रीमेंट? नहीं। रीजन? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। एग्रीमेंट इज वाइड if it involves stifling of criminal prosecution. इसमें कोई चीज डिस्कस करने वाली? 20. Naim was a treasury manager in Rahil Associates RA. Naim robbed ₹100,000 cash from the business. Rahil, the owner of the business, instituted legal proceeding against Naim. Naim agreed to return the cash and Rahil agreed to withdraw the proceedings against him. Naim fulfilled his part of the promise. यानी Naim ने पैसे वापस कर दिए. Under the provisions of contract, I attempted to explain whether Rahil is bound to withdraw the proceeding against Naim.
नहीं, बिल्कुल हाँ, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का एग्रीमेंट वॉइड। कमेंट ऑन द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। आजम promises to superintend यानी सुपरवाइज ऑन बिहाफ ऑफ बाबर ए लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो। कोई प्रोडक्ट है, उसकी लीगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स, और कुछ दूसरे मनशियात की भी ट्रेडिंग होती है। बाबर promises to pay to आजम ए सैलरी ऑफ ₹30,000 a month। बाबर ने, ये पार्टली लॉफुल पार्टी अनलॉफुल वाला एग्रीमेंट है। अब मुझे ये बताइए, उसमें उसने कहा है कि दो काम, दो जिम्मेदारियां लगाई, एक लीगल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो, और दूसरा इलीगल ट्रैफिक। क्या सेपरेबल है? सेपरेबल क्यों? सेपरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक उसने अमाउंट दिया 30,000। अच्छा, अगर क्वेश्चन इस तरह कहता है, सारी फैक्ट्स इसी तरह होते हैं, एंड पे कहता है कि जी लीगल जो है उसकी सुपरविजन के लिए 30,000 और जो इलीगल ट्रैफिक है इसकी सुपरविजन के लिए 50,000, फिर ये एग्रीमेंट वैलिड होता है किस लिए? लीगल पार्ट के, क्योंकि उसमें सेपरेट किया जा सकता है। उसने बता दिया क्लियरली कि इस एक्टिविटी के, लीगल एक्टिविटी की ये रिम्यूनरेशन कंसीडरेशन और इलीगल की ये कंसीडरेशन, चूंकि दोनों सेपरेट हो गए तो वैलिड। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं? चले, हाँ जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ये नजर आ रहे हैं आपको? चले, नहीं भी ये एंड वाले भाई, ये पढ़ी जा रही है लाइन आपसे? एंड में जो भाई बैठे हैं लाइन पढ़ी जा रही है? ये क्या लिखा हुआ है? गुड है, शाबाश। नहीं भी पढ़ी जा रही कोई बात नहीं, नोट्स आपको दिए हुए ना, ये सामने रख लो। करेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। अच्छा, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्यों लिखता है, करेक्ट क्यों नहीं लिखता? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है दो ऑप्शंस होती हैं, दोनों ठीक लग रही है, हमने उनमें से बेहतर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे अगर एक ऑप्शन में लिखा हुआ एग्रीमेंट विद माइनर, नीचे लिखा हुआ वाइड, और दूसरे में लिखा हुआ वाइड अगेंस्ट हिम, हैं दोनों ठीक, ज्यादा बेहतर कौन सी है? वाइड अगेंस्ट हिम वाले। तो इस तरह की सिचुएशन सम टाइम आ जाती है जिसमें दोनों बातें ठीक होती है लेकिन हमने बेहतर। इसी तरह अगर वो कहता है कि जी बताइए क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, नीचे देखा पहली स्टेटमेंट भी ठीक, दूसरी भी ठीक, तीसरी भी ठीक, और डी में लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव। अब हालांकि ए, बी और सी वो भी ठीक है स्टेटमेंट के लिए, लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सी है? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसीलिए वो करेक्ट, बाज़ औक़ात करेक्ट, दो ऑप्शन करेक्ट हो सकती हैं, कभी कभार ऐसे होता है, समझ लें 10% के, बल्कि 10% से भी कम में, लेकिन उस सूरत में फिर हमने जजमेंट लगा के मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट कैसे करने हैं? खुदा का खौफ करें, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज नहीं किए हमने? मैं बताया था टेबल बनाना है। एग्जाम में आया ये क्वेश्चन नंबर 5, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अब आपने दरमियान में अब ये नहीं बोलना कि सर ये तो बताया था आपने। क्वेश्चन नंबर पेज के टॉप पे लिखे, ये आपका सफा है, ये आपका सफा है, इसके टॉप पे क्या लिखना है? क्वेश्चन 5, ठीक है? फर्ज कीजिए क्वेश्चन 5, दरमियान में लगानी है लाइन, टेबल बना दिया, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? एमसीक्यू नंबर। राइट साइड में क्या लिखेंगे? करेक्ट ऑप्शन। जैसे एमसीक्यू नंबर क्या, अच्छा एग्जाम में जिस तरीकाकार से होंगे ना, यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 इंग्लिश वाला किया ना, एक रोमन वाला भी होता है 1 2 3, एग्जाम में क्वेश्चन रोमन वाले 1 2 3 में, तो आपने उसी को फॉलो करना है। यहां पे क्या लिखना है? अच्छा, आगे लाइनें लगी होती है, लाइन लगी होती है ना सफे के ऊपर, ये 2 3, यहां पे एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। क्या पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत है? करेक्ट ऑप्शन आगे क्या लिखनी है? जैसे पहले की फर्ज कीजिए ए, फिर सी, फिर बी, डी, डी, सी, नहीं बी, क्या करेक्ट ऑप्शन पूरी की पूरी लिखना जरूरी है? नहीं, सिर्फ आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग लिखना काफी है। क्लियर? और सबसे अहम चीज, ये जो आपने अटेम्प्ट करना ना क्वेश्चन, कहां कर? आंसर शीट पे के क्वेश्चन पेपर पे? आंसर शीट पे। शाबाश। कुछ स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन पेपर पे कराते हैं, वो एएफसी की आदत बड़ी होती है ना कि जब क्वेश्चन आया उसी के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे समझते शायद इधर भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन पेपर जो है उसके ऊपर ही ऑप्शन टिक टिक कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, उधर टिक टिक कर ले ताकि बाद में भूल ना जाए, लेकिन मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपकी आंसर शीट पे आपने इसको प्रेजेंट किया होगा। टिक करना लाओ, कोई मसला नहीं, लाओ। नहीं एग्जामिनर को पता नहीं चलता, इतने स्टूडेंट्स है किस किस टिक देखेगा। नहीं, हाँ कुछ आपने लिखना नहीं है,
अंडरलाइन करें, क्रॉस करें, टिक करें, वो ओके है, उसके ऊपर लिखना नहीं है कुछ, आपने लिखने से परहेज करें, ठीक है। लेकिन उस लिखने में भी सम टाइम हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं, एग्जामिनर रुकता नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा पेपर भर लेना, जैसे लगे कि ये आप आंसर इसी के ऊपर करना शुरू हो गए, फिर एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है। वरना हर पार्ट में अगर एक दो लफ्ज आप लिख भी देते हैं ना, प्रैक्टिस यही है कि एग्जामिनर इसको नहीं, कोई एतराज नहीं करता। भैया क्लियर हो गया कैसे? अच्छा, ये बात मैंने नहीं बताई हुई थी। अच्छा चलें, बार अलग तो पता चल गई ना। इसमें सिखाया क्या, एमसीक्यूज कहां अटेम्प्ट करने हैं, आंसर शीट पे, और पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन या आंसर की लिखना नहीं है आपने, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है, लेफ्ट और ब्लैक ब्लैक पे लिखना है, लेफ्ट भी ब्लैक राइट भी ब्लैक। चलिए वापस आते हैं जी। पहला क्वेश्चन, लाइट ऑफ कर दिए, नहीं ये वाली आगे वाली करनी, हाँ ये ठीक है। पहला, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यस वन पार्टी ठीक लग रहा है मुझे, नन ऑफ द पार्टीज गलत, एग्रीड पार्टी, हाँ वन पार्टी पे ठीक लग रहा है, एग्रीड पार्टी ज्यादा बेहतर क्या है, हाँ क्योंकि एक पार्टी की ऑप्शन पे होता है, वो पार्टी कौन सी वाली, एग्रीड पार्टी। क्या उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी। हाँ जी आगे चलते हैं। 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही स्टेटमेंट, इसका मतलब है उसने 3 गलत स्टेटमेंट दी होंगी। अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा फिर इसमें गलती क्या है, क्योंकि हमने सीखना है ना यहाँ पे अटेम्प्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट टाइम ऑफ मेकिंग इट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लफ्ज क्या बता रहा है, जिंदगी में कभी ना कभी वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो एट टाइम ऑफ मेकिंग वैलिड था, बाद में वाइड किस वजह से हुआ होगा, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, जैसे सब्जेक्ट मैटर हो सकता है डिस्ट्रॉय हो गया हो, सब्सिक्वेंट कोई लॉ पास हो सकता है जो उसे इलीगल कर दे, तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड इफ एन एसेंशियल और फ्री कंसेंट इज मिसिंग इन इट, हाँ जी फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं है, वाइडेबल है इफ एन एसेंशियल और फ्री कंसेंट। अब किताब की तरफ नहीं देखना, जो मुझे फ्री कंसेंट की सिचुएशन बताएगा, बताई थी ना फ्री, हाँ 5 थी, शाबाश बताएं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टर फ्रॉड, ये मिलजुल के आपने बताया, ऐसे ना करें हाँ, लेकिन ये भाई जिन्होंने पहले हिम्मत, आपने कहा था ना, हाँ ये भाई को इनाम दे, ये भाई। अच्छा सी, भाई 2 समझ आ गया, फ्री कंसेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, वाइड नहीं होता। ऑल वाइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, हाँ इलीगल के अलावा क्या रीजन हो सकती है वाइड होने की, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ठीक है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली वाइड, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वाइड है। 2 क्लियर, इसमें ए ऑप्शन, कोई इशू, आगे चलते। 3rd, वाइड एग्रीमेंट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, वाइडेबल एग्रीमेंट्स इन्फोर्स्ड बाय एग्रीड पार्टी होता है, वाइड एग्रीमेंट, और वाइड एग्रीमेंट्स तो कोई भी पार्टी इन्फोर्स नहीं करवा सकती, गलत कंसेप्ट लेके आगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बाय वन ऑफ द पार्टी, नो नो नो, बाय एग्रीड पार्टी, नो नो नो, बाय नन ऑफ द पार्टी, यस, बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो, नहीं नहीं। वाइड एग्रीमेंट्स यहां तो दोनों के लिए वाइड होगा, यहां वाइड होगा, कहना ये चाह रहा था, वाइड एग्रीमेंट्स भी दोनों पार्टीज के लिए वाइड है, वैलिड एग्रीमेंट्स भी दोनों पार्टीज के लिए वैलिड है, सिर्फ वाइडेबल में ही आता है, शाबाश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या थी, none of the parties, C. Next, an agreement to be enforced in the court must have legal enforceability, हाँ मैं फौरन एक लिख दूं, जब भी all of the above, none of the above, A and B both वगैरह की ऑप्शन हो तो सबको पढ़ के हमने फैसला करना है, तो लीगल इन्फोर्सबिलिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, डी। कोई इशू इसमें। 5th, an agreement is a voidable contract when it is enforceable if certain conditions are fulfilled, enforceable by law at the option of the agreed party, yes, enforceable by both the parties, नहीं, जो enforceable by both the parties है वो तो valid होगा, और नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ एट ऑल ये वाइड होगा,
वॉइड। अच्छा ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी। अच्छा अब मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझे बता दे कि जो ए वाला एग्रीमेंट होता है, इनफोर्सेबल इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? देखें, बी वाले को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सी वाले को कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डी वाले को कहते हैं वॉइड, ए वाले को क्या कहते हैं? 100 रुपीज जनाब। एक मिनट है जी जी, वैलिड एग्रीमेंट नहीं, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट नहीं, वॉइड नहीं, कंडीशनल नहीं, वॉइडेबल नहीं। चले 150, रेट बढ़ गया 150, 200। जो सिर्फ नाम बताएगा इस एग्रीमेंट इनफोर्सेबल इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कंडीशनल नहीं, बस अब मैं बताता हूं। ये सिर्फ मुझे पता था नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिर्फ इसीलिए बताना था। क्या बोला आपने? आपने कुछ नहीं जवाब दिया? अच्छा चले ठीक। हाँ, इसको कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इनफोर्सेबल इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये इसलिए इस पे जोर दिया है, इस सेशन में हमारे सिलेबस में ये टॉपिक ऐड हुआ है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। CON कंटिंजेंट एसेट सुना, लायबिलिटी सुना, कंटिंजेंट लायबिलिटी, CONTINGENT कंटिंजेंट। हाँ, कंटिंजेंट। ठीक है, कंटिंजेंट का मतलब वैसे होता है डिक्शनरी मीनिंग कंडीशनल ही है, लेकिन आपको पता है कुछ लीगल वर्ड्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो कंटिंजेंट। आगे चलते हैं 6 जल्दी करें। ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी वॉइड एज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू। नहीं, स्टार्ट से कैसे कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जो स्टार्ट में वैलिड हो, ये गलत। मे बिकम वॉइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन। अच्छा बताइए किस वजह से वॉइड बना होगा? बाद में इम्पॉसिबल हो गया होगा, या कोई लॉ जैसे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, या लॉ पास हो गया होगा जिसने पाबंदी लगा दी होगी, बैन। तो बी करेक्ट। अच्छा सी, कैन नॉट बिकम वॉइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है ना, बिल्कुल शाबाश, हो सकता है। डी, मे बिकम वॉइड एट द विल ऑफ ए पार्टी। नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तो हम क्या कहते हैं? वॉइडेबल। शाबाश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई 6 में? बी। 7, एन एग्रीमेंट बाय एन इडियट इज वॉइड एब इनिशियो। हाँ, इडियट पता ना कौन सा? वो क्या पढ़ा? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में एग्जांपल्स पढ़ी थी 3, तो उसमें जो बाय बर्थ स्पेसिफिक पर्सन को इडियट भी कहते हैं। इसका मतलब वही कि जो पागल है होशो फास में, तो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। 8, एग्रीमेंट मेड विद ए माइनर इज, हाँ वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो अगेंस्ट हिम है, वॉइडेबल कैन इनफोर्स। अच्छा ए भी ठीक लग रहा है मुझे डी भी ठीक लग रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट बी है। ठीक है। अच्छा कुछ ऑप्शन जो है ना उनके एंड में सोल्यूशन में ना वो शायद की में ऊंच नीच हुआ हुआ है, तो इसमें हाँ 8 में जैसे जैसे मैं आपको डिस्कस करवाता जाऊं ना, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट करूं आपने वही लिखना है। 3 जगह पे मसले आएंगे। ठीक है, एग्रीमेंट। चलिए वाइडेबल क्लियर हो गया। वाइड एब इनिशियो अगेंस्ट हिम में वाइडेबल नहीं है, 8 का बी करेक्ट है। 9, a person is said to be of sound mind if he is mentally fit for making decision. अच्छा लॉ वैसे बज़ाहिर लगता है टर्म से, लेकिन लॉ क्या डेफिनेशन देता है कि हम उस बंदे को साउंड माइंड कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकता हो। तो ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट। ये बी वो स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देता है, जो साउंड माइंड को डिफाइन करते हुए लॉ डेफिनेशन करेक्ट है। ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफ साउंड माइंड बाय द डॉक्टर, नहीं। He can make contact and can obtain benefit, नहीं। तो 9 की करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। नेक्स्ट 10, contractual capacity of the person is affected by his age. हाँ 18 से कम का तो नहीं कर सकता, 18 से ज्यादा का तो कर सकता है। His soundness of mind, yes, अगर साउंड माइंड है तो कर सकता है, अनसाउंड है तो नहीं कर सकता। By law to which he is subject, yes, अगर वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ तो नहीं कर सकता, वरना कर सकता है। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ की एग्जांपल दीजिए भैया। हाँ शाबाश, आप ही। हाँ जी, कैदी
और कन्विक्ट और बस। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बाय ऑल अबव फैक्टर्स, बाय ऑल अबव, ये सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए होता है कि आप याद नहीं कर रहे, ठीक है। तो याद भी साथ सिर्फ कंसेप्ट नहीं, लॉ में समझने, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आना। तो इसमें 10 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, ऑल अबव फैक्टर्स। 11 ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, यानी ज्यादातर अनसाउंड है, कभी कभार साउंड। ए, he may enter into contact when he is of sound mind. Yes. He may not make a contact even when he is of sound. नहीं, गलत। He cannot enter into a contact at all, गलत। None of the above, ये भी गलत। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है जब वो साउंड माइंड है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन्फोर्स करवाना होगा किसके ऊपर है? जो पार्टी इन्फोर्स करवा रही हो, क्योंकि जज प्रिजम्पशन क्या लेगा कि नॉर्मली अनसाउंड माइंड है, तो उस वक्त भी अनसाउंड था, साबित करे साउंड माइंड था, फिर हम ओके करेंगे। 12. Any lawful act will constitute consideration if it is done at the desire of third party, voluntary, or at the desire of promisee. At the desire of promisee, ठीक है। या इसको अगर कहीं अगर सारा कुछ यही होता, at the desire of promiser लिखा होता, फिर भी आप उसी को सिलेक्ट करते हैं डिजायर ऑफ प्रॉमिस, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल प्रॉमिसेस होते हैं ना, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं हर एग्रीमेंट में। हम भी कुछ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं दूसरे का, दूसरा भी कुछ एग्रीमेंट हमारे साथ प्रॉमिस कर रहा होता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिस होते हैं, स्वाय हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिसेस होते हैं, स्वाय एग्रीमेंट ऑन द काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट, चैरिटी, टाइम बार डेट, कंप्लीटेड गिफ्ट। शाबाश शाबाश यार, वो एक्सेप्शंस हैं कंसीडरेशन की, उनके अलावा हर केस में तो इसीलिए यहां पे प्रॉमिसी की बजाय प्रॉमिसर भी लफ्ज लिखा होता ना, आप चुप करके उसको ओके कर देते जी। वॉलंटरी वैलिड कंसीडरेशन नहीं होती ना, भैया कोई आवाज लगा रहा है नान चने ले लो, नान चने ले लो, मुफ्त के बांट रहे हैं हम, और कल पहाड़ियां देखने नहीं गया, वहां कबाब शबाब नहीं खाए हमारे इलाके में तो लगा। हाँ, तो अब वहां पे गए आप, उसने कहा सर जी बैठे जरा आपके लिए हम नान कबाब ले, उसके बाद उठने लगे, उसने बिल आके सामने रख दिया। क्या हम पे करने के लिए पाबंद हैं? क्यों पाबंद नहीं है? वॉलंटरी। तो वॉलंटरी कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। हाँ, नहीं, वो पिछली क्लास का माइंड मैप बना था, मैं उसी में लगा रहा। चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 13 कंसीडरेशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड। लीगली वैलिड कंसीडरेशन का लीगली वैलिड होने के लिए क्या मस्ट बी एडिक्वेट, मस्ट नीड नॉट बी एडिक्वेट। हाँ बिल्कुल, वो इक्वल होना लाजमी नहीं है। मस्ट बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मस्ट बी इन इक्वल टू प्रॉमिस नहीं। करेक्ट टर्म क्या हुई? करेक्ट ऑप्शन कंसीडरेशन होना जरूरी है, उसका इक्वल होना लाजमी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी बी। नेक्स्ट 14 एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन without consideration will be valid if it fulfills following conditions. Writing होना चाहिए, registered under the law होना चाहिए, between parties standing in near relationship, all of the above, D। अच्छा, अब एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बुक में 4 कंडीशन थी, को बोलेगा नहीं, यहां पे 3 है, कौन सी वाली 4th नहीं है? हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ ना, है ना, कि नियर रिलेशनशिप वाला नहीं लिखा। हाँ, नियर रिलेशनशिप वाला लिखा हुआ है, नेचुरल लव। शाबाश शाबाश उनको दे। वैसे ये भाई ने पहले कहा था, हाँ ये ले यार, हाँ। अब दोनों में से कमीशन ना लेना, ये साथ वाले भाई को दे। आगे चलते हैं। 14 नहीं, 14 तो हो गया। हाँ जी, आगे चले। कंसीडरेशन विच इज मूव्ड साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिसेस, प्रेजेंट कंसीडरेशन, और जो पास्ट में हो चुकी हो फ्यूचर का, ठीक है। इंस्टेंट कंसीडरेशन तो लॉ में कहीं यूज ही नहीं होता, ये प्रेजेंट कंसीडरेशन, ए ऑप्शन करेक्ट। ओके 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कंसीडरेशन मस्ट ऑलवेज बी गिवन बाय द प्रॉमिसी, एक्सेप्शंस हैं। कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉमिसी, जी मस्ट नहीं में, ठीक है। कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन बाय द एजेंट ऑफ प्रॉमिसी, नहीं, प्रॉमिसी खुद में। कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट डी ऑप्शन हो करेक्ट। लाजमी तो नहीं ना कि प्रॉमिसी खुद ही दे, या ये भी लाजमी उसका एजेंट ही दे, कोई खुद भी दे सकता है, कोई उसका एजेंट या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी।
17 एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन वो उससे जो कि पूछा नहीं, उस तरफ जाएंगे नहीं। 18 अकरम मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम बिलाल ऑन 1 जनवरी। The raw material is to be supplied by Bilal on 20 जनवरी and payment is to be made by Akram on 15 मार्च। आज क्या है? 1 जनवरी। एक प्रॉमिस फुलफिल करेगा 20 को, एक करेगा 15 को। What is the legal status of this contract? Not valid के valid? कह रहे this agreement is not valid, consideration has not been supplied। भाई agree हुआ है। This contract is valid as consideration is present consideration। आधी स्टेटमेंट ठीक है, contract valid है, लेकिन हाँ present consideration दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज पास्ट कंसीडरेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज। नहीं रिकॉग्नाइज की जाती है। अव्वल तो इसमें पास्ट कंसीडरेशन है ही नहीं, और दूसरा अगर होती भी तो रिकॉग्नाइज की जाती है। लॉ पास्ट कंसीडरेशन को एक्नॉलेज करता है। डी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज कंसीडरेशन इज फ्यूचर कंसीडरेशन। करेक्ट। तो फ्यूचर कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन है। नेक्स्ट 19 A promise to compensate wholly or in part a person who has voluntarily done something for the promiser is। देखिए अगर उसने कोई एक्ट किया वॉलंटरी, वो पे करना हमारे लिए नहीं है क्योंकि वैलिड कंसीडरेशन, लेकिन अगर हमने प्रॉमिस कर दिया फिर इन्फोर्सेबल है। करेक्ट ऑप्शन हुई ए। बी इट इज नेसेसरी दैट इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, बोथ ऑफ दीज मस्ट बी लॉफुल। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए। 21 एन एग्रीमेंट इज इमोरल इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल। पीपल थिंक सोसाइटी इट इज बिलो स्टैंडर्ड ऑफ मोरल। ए कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल, कोर्ट फैसला करे कि कौन सा इमोरल है कौन सा नहीं। 22 एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल पर्पस। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस मेड बाय द पार्टीज। ठीक है। Contract to be legally valid must contain lawful object which includes। अब lawful object हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है lawful object की। A if it is not forbidden by law, तो ये lawful होने के लिए जरूरी है ना not forbidden by law, law मना ना करता हो। It is not defeating the provision of any law, ये किसी भी law की provision को इफेक्ट नहीं कर रहा। If it is not fraudulent, तो फिर ये भी ठीक है। All of the above, most appropriate option। इन तीनों में लॉफुल ऑब्जेक्ट इंक्लूड है। आगे 23 बस ये दो हैं कि और भी हैं इसके। Mr. A in consideration of rupees 100,000 from Mr. B agrees to publish defamatory material against Mr. Talal, a famous lawyer, in order to damage his goodwill and reputation. This agreement is void because injury. It is fraudulent? नहीं. Immoral and against public policy? It involves injury to a person. उसकी reputation को affect किया जा रहा है. It defeats the provision of any law. C option most appropriate है. 24. Mr. P had advanced money to Mrs. D, a married woman, to enable her to obtain divorce from her husband. Mrs. D agreed that as soon as she gets divorced, she will marry Mr. P. What is the legal status of this agreement? ये तो हमने पढ़ा है ना. Valid है कि void है? Void है. Reason क्या है? Immoral के opposed to public one? Immoral. Opposed to, चले जो भी आया उसमें से select कर लेंगे. Immoral या opposed to. वैसे मुझे immoral लग रहा है. बारह. This agreement is valid as marriage is a lawful contract. नहीं. वो स्टार्ट में अगर एग्रीमेंट होता है ना अनमैरिड का एग्रीमेंट टू मैरी, वो वैलिड होता है। मैरिड का ये लॉ इसको गैर अखलाकी समझता है, कहता नहीं ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। बी दिस एग्रीमेंट इज वैलिड एज दिस इज मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। नहीं, चर्च वाला भी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी के साथ होता है, वैलिड थोड़ी होगा। फ्री कंसेंट के अलावा और भी चीजें होना जरूरी है। दिस एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज इट इज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज वो होता है कि आप किसी से कहें और वो आपकी शादी अरेंज करवाए। जो खुद वादा कर रहा होता है वो मैरिज ब्रोकरेज का नहीं है। इसमें वो मैरिज ब्यूरो नहीं खोला हुआ उसने, किसने, मिसेस डी ने। डी दिस एग्रीमेंट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं है, इसी वजह से मैं कह इसमें ऑप्शन करेक्ट कर लें। हाँ, इसमें सही ऑप्शन जो है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की जगह पे इसको लिख दें इमोरलिटी। ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ इमोरलिटी, तो हम इमोरलिटी वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया जी? चलिए
आपके साथ जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि फिर जो फाइनल वर्जन हम इशू करेंगे ना, उसमें ये जो छोटी मोटी आपको होता है ह्यूमन एरर आ जाता है, इंसान है, इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है। तो आज जब हम डिस्कस करते हैं इसमें इस तरह की कोई गलती सामने आती है, हम इसको निकल जाती है गलती, और ताकि हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक फाइनल वर्जन सही वाला करेक्ट वाला पहुंच जाए। चलिए, और कोई इशू? कोई नहीं। अच्छा, माइंड मैप मिल गया ना आपको? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।